टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत का एग्रीकल्चर कहाँ पर खड़ा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज एग्रीकल्चर जो हमारा पिछले 6-7 दशकों में जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत सराहनीय है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या आगे आने वाली ज़रूरतों के लिए काफ़ी है? इस पे हमें विचार करना होगा। आज हमारे देश में दालों की कमी है, दलहन का उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना हमें चाहिए। कॉटन में हम पिछले 2-3 वर्षों से नेट इंपोर्टर बन गए हैं, जबकि करीब 10 साल पहले जो एक नई टेक्नोलॉजी आई थी उसको यूज़ करके हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए थे। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी अवेलेबल हैं जिनको हम क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने देश में ला सकते हैं। कि ये जीएम फसलें क्या होती हैं? आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो डेंजर है या थ्रेट है, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं और आगे आने वाले सालों में तो ये और ज़्यादा होगा, कि जो क्लाइमेट चेंज का जो असर हो रहा है कि कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, या सूखा पड़ता है तो बहुत लंबा ड्राई स्पेल होता है। जैसे आपका लिखा हुआ साइंस फॉर फार्मर प्रॉस्पेरिटी, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र कभी नहीं हुआ या हम लोगों को नहीं पता, इसके बारे में क्या? फार्मर की प्रॉस्पेरिटी जो है वो 2 चीज़ों से आएगी। एक तो उसकी पैदावार ज़्यादा हो और उसकी पैदावार का उसे सही प्राइस मिले, तो उसकी इनकम, ओवरऑल इनकम बढ़ेगी। आज की डेट में मेरी अपनी राय ये है कि गारंटीड एमएसपी जो है दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड सोल्यूशन। एमएसपी जब आई थी तब हमारे देश की सिचुएशन कुछ और थी। ये हरित क्रांति जब आई थी और गेहूं की और धान की पैदावार बढ़ाने पे जोर था, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आ रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बेसिक इनपुट एग्रीकल्चर में है और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इनपुट अगर एग्रीकल्चर क्रॉप फार्मिंग में है तो वो बीज है। एक बार अगर फार्मर ने बीज लगा लिया तो उसके बाद फिर उसको बदलने का मौका उसको अगले साल ही मिलेगा या अगली फसल में ही मिलेगा। तो इसलिए बीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है। प्रोडक्टिविटी में तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आपको पानी भी अच्छा होना चाहिए, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन भी अच्छा होना चाहिए। सर, अब वो बीटी कॉटन की बात करते हैं। बीटी कॉटन और सामान्य कॉटन में, कपास में क्या अंतर क्या है सर? बीटी कॉटन में एक जीएम टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें उन्होंने एक ऐसी जीन कॉटन प्लांट में डाली जो कॉटन प्लांट को इन कीड़ों से लड़ने की, जिसने उसको क्षमता दी। तो सर फिर उसके बाद ये टीएसवी वायरस ने फिर कैसे अटैक कर दिया, किस तरह से उसको? तो टीएसवी वायरस और बीटी कॉटन का कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। टीएसवी वायरस पहले भी था कुछ रीजन्स में, जैसे स्पेशली जो आंध्रा तेलंगाना के जो रीजन्स हैं उनमें एक टीएसवी वायरस पहले भी था। लेकिन बीटी कॉटन का जहाँ तक सवाल है, बीटी कॉटन वायरल रेजिस्टेंस के लिए थी भी नहीं और आज भी नहीं है। पर सर अभी भी बहस है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे जब रिसर्च कर रहे थे तो लोगों के कई वीडियो, कई पोस्ट ऐसी आ रही थी कि उन्होंने एक डेटा बताया कि जो सामान्य कॉपस से आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, उतना ही बीटी से भी हो रहा है। तो बीटी लगाने का क्या फ़ायदा है, इसको किस तरह से समझे सर? मैंने भी बहुत ऐसा डेटा देखा है जिसमें लोग कहते हैं कि बीटी कॉटन में तो हमें मान लीजिए 100 मिला और जो नॉन बीटी कॉटन या सामान्य कॉटन है उसमें मैं 120 मिला या 130 मिला। पर सर फिर सवाल उठता है, फिर एचटी बीटी कॉटन पे रोक क्यों लगा दी सरकार ने जब इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है? वो तो मेरे मन में भी सवाल है कि एचटी बीटी कॉटन पे सरकार ने क्यों रोक लगाई। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि उस टेक्नोलॉजी को सरकार जल्दी से जल्दी अप्रूव करे, जिससे हमारे किसान भाइयों को
ऑथेंटिक सोर्स से वो सीड मिले। कृषि मंत्री ने कोयम्बटूर में एक सभा किया था, इसमें उन्होंने कपास को किस तरह से किया जाए, कपास किसानों के सुधारों की बात की थी। तो क्या वहाँ पर HTBT का मुद्दा उठाया गया था? बिल्कुल जी, मैं भी उस मीटिंग में था जो 10 जुलाई को कोयम्बटूर में हुई थी। सब ये एक चर्चा है कि HTBT मस्टर्ड पर रोक लगी थी और कॉटन गेहूं के साथ धान पिस गया कि उसका जी, तो मस्टर्ड जो है, आपकी बात सही है, मस्टर्ड में HTBT नहीं था। मस्टर्ड में तो जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है। पर सर ग्लाइफोसेट, इस पर बड़ा विवाद है कि वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये है ही सही है कि ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। हम लोग साल 2026 में हैं, जो एक टेक्नोलॉजी का दौर माना जा रहा है। हर चीज़ के लिए आपके पास AI जैसी सुविधाएं आ गई हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों का सवाल था, हमारा कृषि प्रधान देश है, तो क्या एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी AI जैसी कोई चीज़ें आई हैं, या फिर अभी हम पुराने तरीक़ों से ही अपनी फसलें, अपनी खेती और अपना एग्रीकल्चर कृषि कर रहे हैं? इन सब को जानने के लिए आपने हमसे कहा था कि डॉक्टर परेश वर्मा जी से बात करें, जो DG फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के हैं। तो जैसा देखिए आपने कहा था, हमने सर से रिक्वेस्ट की और सर हमारे साथ हैं। अब इन्हीं से सिलसिला जानेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, हम लोग इस दौर पर पहुंच गए कि हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी है, तो हमारा एग्रीकल्चर कहां पर है, मौजूदा क्या हालात है, और सबसे बड़ा सवाल जो कॉटन पर हो रहा है, BT कॉटन पर जो एक विवाद सा खड़ा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, इन सब को हम जानेंगे सर से। अब बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही दर्शकों का है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत का एग्रीकल्चर कहाँ पर खड़ा है सर? तो सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा आप जानते हैं, एग्रीकल्चर में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज एग्रीकल्चर जो हमारा पिछले 6-7 दशकों में जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत सराहनीय है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसी की वजह से आपने सुना होगा, रिसेंटली हमारे कृषि मंत्री जी ने भी कहा था कि आज इस साल, पिछले वर्ष हमने रिकॉर्ड फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया है। मेरे ख्याल से लगभग 375 मिलियन मेट्रिक टन्स का हमारा फूड प्रोडक्शन हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, या आगे आने वाली ज़रूरतों के लिए काफ़ी है? इस पे हमें विचार करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश में दालों की कमी है, दलहन का उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना हमें चाहिए, इसलिए हम दाल का आयात करते हैं। इसी तरह से जो एडिबल ऑयल है उसका आयात हो रहा है, क्योंकि ऑयल सीड प्रोडक्शन, और इसलिए एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। और जैसा आपने बताया, कॉटन में हम पिछले 2-3 वर्षों से नेट इंपोर्टर बन गए हैं, जबकि करीब 10 साल पहले जो एक नई टेक्नोलॉजी आई थी उसको यूज़ करके हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए थे। तो आज कॉटन में फिर वो स्थिति आ गई है जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइसिस सिचुएशन है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि आगे आने वाले सालों में हमें बहुत ज़्यादा उसका इंपोर्ट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का आयात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, बल्कि पिछले 3-4-5 साल में कम हुआ है।
तो सर हम लोग इस वक्त किस मोड़ पर खड़े हुए हैं? क्या बहुत निर्णायक मोड़ है कि हमें फैसला लेना होगा कि हमें किस तरफ जाना है, किसको सिलेक्ट करना है, जीएम टेक्नोलॉजी को अपनाना है, किस तरह से अपनाना है, किस मोड़ पर हैं हम लोग? बिल्कुल सही। आज मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत जैसे वो कहते हैं ना कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हम हैं और हमें उसका एडवांटेज लेना है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी अवेलेबल हैं जिनको हम क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने देश में ला सकते हैं। और सिर्फ कॉटन या पल्सेस या ऑयल सीड में ही नहीं, एक और क्रॉप है जो मक्के की फसल है जिसमें प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्टेड है उससे हमें ये लगता है कि क्या हम आगे आने वाली अपनी रिक्वायरमेंट को करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन या करंट लेवल ऑफ इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि मक्का जो है वो एनिमल फीड में यूज़ होता है। मक्का अब आजकल फ्यूल में यूज़ होने लगा है, क्योंकि एथनॉल, बायो एथनॉल जो गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। तो हमको जो हमारा टारगेट है वो ये है कि अगले 4-5 साल में हमको मक्के का करीब 30-35% उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या हमें आज की जो ट्रैजेक्टरी है या आज की जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उससे हो पाएगा या नहीं? मेरा ये सोचना है कि हमको, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो ऑयल सीड हो, जैसे पर्टिकुलरली सोयाबीन है, मस्टर्ड है, इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़, पर्टिकुलरली जो जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो हमको ये अपने अग्रेसिव प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। वो एक हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, हमको उसको यूज़ करना चाहिए और इन इम्पॉर्टेंट फसलों का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने के लिए उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। सर हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जीएम फसलें क्या होती हैं? तो जिस तरह से अभी जो हम लोग अपना वातावरण देख रहे हैं, कभी पानी बरस गया, कभी ये हो गया, किसान कभी इस चीज़ के परेशान है, अचानक आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो इन सब का असर जो फसलों पे पड़ता है उससे क्या फ़ायदा मिलता है, क्या होता है, इसको ज़रा सा समझाइए सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो डेंजर है या थ्रेट है, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं और आगे आने वाले सालों में तो ये और ज़्यादा होगा, कि जो क्लाइमेट चेंज का जो असर हो रहा है कि कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, या सूखा पड़ता है तो बहुत लंबा ड्राई स्पेल होता है। और पिछले 4-5 साल में तो मैंने खुद देखा है कि एक ही फसल में बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से नए जो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं उनका इन्फेस्टेशन बढ़ रहा है, नई डिजीज़ेज़ का स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है, नई डिजीज़ेज़ आ रही हैं। तो इन सब को ये अल्टीमेटली ये सारे जो स्ट्रेस हैं ये हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। और अगर हम सही टेक्नोलॉजी यूज़ करके और सही तरीके यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को नहीं आगे ले जाएंगे, इन टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करके, तो हमें आगे आने वाले सालों में डेफिनेटली नुकसान होगा। और जो नई वैरायटी है या नया हाइब्रिड, कोई भी नई किस्म हो, उसको तैयार करने में 6-7-8 साल का समय लगता है। तो अगर हमें कोई चीज़ 8 साल बाद के लिए तैयार करना है तो आज ही हमें उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू करना होगा। आज ही हमको उस टेक्नोलॉजी में जो हमारे वातावरण में जो किस्में होती हैं, जो हमारे किसान भाइयों को अलग अलग क्षेत्रों में जो रिक्वायरमेंट है, उन किस्मों को, उन वैरायटीज़ में अगर हम वो टेक्नोलॉजी लाएंगे तो 6-7 साल के बाद वो किसान भाइयों तक पहुंच पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये नई टेक्नोलॉजीज़ अपने लोकली अडेप्टेड जर्म प्लाज्म जिसे कहते हैं, वो किस्में जो हमारे वातावरण में अच्छा कर रही हैं, उनमें हम इन टेक्नोलॉजीज़ को लाएं
और जिससे हम इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा किसान भाइयों को पहुंचा पाएँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी। इन ये जो स्ट्रेस हैं इनको मैनेज करने में, तो जैसे टेक्नोलॉजी है जिससे कुछ टेक्नोलॉजी से आपको ड्राउट टॉलरेंस मिलेगा, कुछ टेक्नोलॉजी से इंसेक्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, कुछ टेक्नोलॉजी से हाई टेम्परेचर टॉलरेंस मिलेगा। तो जो भी टेक्नोलॉजी ऑप्शंस हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए, जिससे ये इन नई टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे। सर, आप किसान भाइयों की फ़ायदे की बात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ वक्त पहले देखा किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे एमएसपी और सब्सिडी की बात हुई थी। लेकिन जैसे आपका लिखा हुआ साइंस फॉर फार्मर प्रॉस्पेरिटी, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र कभी नहीं हुआ या हम लोगों को नहीं पता, इसके बारे में क्या? ठीक है, वो देखिए, फार्मर की प्रॉस्पेरिटी जो है वो दो चीज़ों से आएगी। एक तो उसकी पैदावार ज़्यादा हो और उसकी पैदावार का उसे सही प्राइस मिले, तो उसकी इनकम, ओवरऑल इनकम बढ़ेगी, और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जिससे उसकी लागत कम हो। ये दोनों चीज़ें जब हम साथ साथ लेकर जाएंगे तभी हमारे फार्म गेट पे हमारे किसान भाइयों की इनकम बढ़ेगी और फार्म गेट प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब एमएसपी का जो इशू है वो एक मार्केट साइड का इशू है, और हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं सरकार की कि जिसकी वजह से कुछ फसलों में या कुछ क्षेत्रों में एमएसपी पे एक्चुअली फार्मर अपनी पैदावार को बेच पाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में या और कुछ फसलों पे वो एमएसपी पे अपनी पैदावार को नहीं बेच पाता। आज की डेट में मेरी अपनी राय ये है कि गारंटीड एमएसपी जो है दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड सोल्यूशन। एमएसपी जब आई थी तब हमारे देश की सिचुएशन कुछ और थी। जो 60s में या 70s के दशक में जब हम अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति जब आई थी और गेहूं की और धान की पैदावार बढ़ाने पे जोर था, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आ रही थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट को लगा कि हमको एक ऐसी पॉलिसी लाना चाहिए कि जिससे एक्सेस प्रोडक्शन से मार्केट में ग्लट आएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी प्राइस कम हो जाएगी और फार्मर को उसकी पैदावार का फ़ायदा नहीं होगा। आज और उस वक्त हमें उतना ज़्यादा पैदावार बढ़ाने की, उत्पादन बढ़ाने की बहुत क्रिटिकल ज़रूरत भी थी। आज सिचुएशन चेंज हो गई है। आज मेरे हिसाब से अगर हम फ्री मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से अगर फसलों का एरिया हो, प्रोडक्शन हो, तो फार्मर की प्राइस मार्केट की प्राइस रेगुलेट भी होगी, फार्मर को अच्छी पैदावार भी मिलेगी, और फार्मर को, जैसे आपने फार्म लॉज का जो जिक्र किया, उसमें मेरे हिसाब से एक ये भी था कि फार्मर को फ्रीडम ज़्यादा मिलेगा कि वो कहाँ बेच सकता है, किसको बेच सकता है, और वो किस प्राइस पे बेचेगा ये वो खुद डिसाइड कर सकता है। तो वो ऑप्शंस थे। लेकिन हमारा सीड एसोसिएशन का जो एक स्कोप है, क्योंकि हम बीजों की कंपनी का एसोसिएशन है, और बीज मेरे समझ से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बेसिक इनपुट एग्रीकल्चर में है और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इनपुट अगर एग्रीकल्चर क्रॉप फार्मिंग में है तो वो बीज है। क्योंकि बीज में दो चीज़ें हैं। एक तो जितना भी जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जो उसकी गुणवत्ता है जेनेटिक, वो आप बीज के थ्रू ही फार्मर को दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो मैं हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की बात करता हूँ, या हाइब्रिड्स हैं, या बीटी कॉटन में बीटी टेक्नोलॉजी है, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज़ किसानों को बीज के थ्रू ही मिलती हैं और मिल सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार अगर फार्मर ने बीज लगा लिया तो उसके बाद फिर उसको बदलने का मौका उसको अगले साल ही मिलेगा या अगली फसल में ही मिलेगा। तो इसलिए बीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है।
और बीज जो अभी तक जो एक रिसर्च भी हुई है और जो डेटा भी अवेलेबल है वो ये है कि जो हमारे उत्पादन में इंक्रीज़ होती है या प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ होती है उसमें ऑलमोस्ट 60-70% कंट्रीब्यूशन उन टेक्नोलॉजीज़ से होता है जो जेनेटिक और सीड टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आपको पानी भी अच्छा होना चाहिए, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन भी अच्छा होना चाहिए, डिजीज़ेस का और इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल भी अच्छा होना चाहिए, क्रॉप मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन 60-70% कंट्रीब्यूशन यील्ड इंक्रीज़ और प्रोडक्शन इंक्रीज़ में जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आता है, जो सिर्फ बीज के थ्रू ही फार्मर को मिल सकती है। इसलिए हमारे पर्सपेक्टिव से जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत हमें ध्यान देना चाहिए, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हम नई जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो जीएम हो, चाहे वो जीन एडिटिंग हो, चाहे कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग आजकल टूल्स अवेलेबल हैं उनसे हम डालें, लेकिन अल्टीमेटली जेनेटिक टेक्नोलॉजी सुपीरियर जेनेटिक्स जब नई किस्मों में अवेलेबल होगी तब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसान को हो पाएगा। सर, अब वो बीटी कॉटन की बात करते हैं। बीटी कॉटन और सामान्य कॉटन में कपास में क्या अंतर क्या है सर? ओके, तो कपास जो सामान्य कपास है उसमें अगर आपको याद होगा 25-26 साल पहले जो किसान भाई तब भी कपास की खेती करते थे उन्हें मालूम होगा कि इसमें जो अमेरिकन बोलवर्म है, पिंक बोलवर्म है, 3-4 तरह के अलग अलग बोलवर्म्स हैं जिनसे फसल का बहुत नुकसान होता था। रफली 40-50% लॉस इन इंसेक्ट के डैमेज की वजह से होता था। तो बीटी कॉटन में एक जीएम टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें उन्होंने एक ऐसी जीन कॉटन प्लांट में डाली जो कॉटन प्लांट को इन कीड़ों से लड़ने की जिसने उसको क्षमता दी। तो होता ये था कि एक जीन थी, बीटी जीन जिसे हम कहते हैं, उस जीन का वो जीन एक प्रोटीन बनाती थी कॉटन के प्लांट में, और जब कीड़ा ये बोलवर्म, जो स्पेसिफिकली बोलवर्म, सारे कीड़े नहीं, सिर्फ अमेरिकन बोलवर्म, पिंक बोलवर्म, एक टोबैको बोलवर्म, ऐसे 3-4 बोलवर्म जो कॉम्प्लेक्स है 4 बोलवर्म्स का, वो बोलवर्म जब इस ऐसे बीटी कपास की पत्ती खाते थे तो वो उससे मर जाते थे। तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती थी और जो किसान की फसल है वो बच जाती थी, और उसको इसीलिए उसकी पैदावार बढ़ी और कॉटन का प्रोडक्शन इतना बढ़ा। मुझे याद है जब 2002 में जब बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 3 लाख बेल से कम था। मेरे ख्याल से 250 और 300 लाख बेल के उसमें आता था। लेकिन जब बीटी कॉटन आई उसकी वजह से उसका एरिया भी बढ़ा, कॉटन का एरिया भी बढ़ा, क्योंकि फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट किया, मेरे ख्याल से 5-6 साल में 80-85% अडॉप्शन हो गया, और हमारी जो पैदावार है कपास की वो बढ़ के लगभग 400 लाख बेल्स हो गई, और इसीलिए हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए थे कॉटन के। तो सर फिर उसके बाद ये टीएसवी वायरस ने फिर कैसे अटैक कर दिया, किस तरह से उसको? तो टीएसवी वायरस और बीटी कॉटन का कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। टीएसवी वायरस पहले भी था कुछ रीजन्स में, जैसे स्पेशली जो आंध्रा तेलंगाना के जो रीजन्स हैं उनमें एक टीएसवी वायरस पहले भी था, और आजकल टीएसवी वायरस का थोड़ा स्प्रेड हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा डिजीज़ स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है, नई डिजीज़ेज़ आ रही हैं या पुरानी डिजीज़ेज़ ज़्यादा सीरियस हो रही हैं। लेकिन बीटी कॉटन का जहाँ तक सवाल है, बीटी कॉटन वायरल रेजिस्टेंस के लिए थी भी नहीं और आज भी नहीं है। वो तो एक अलग डायमेंशन है, वो डिज़ीज़ का स्प्रेड हो रहा है, और अब वो तेलंगाना और आंध्रा या पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में जो डिज़ीज़ लोकलाइज थी अब वो थोड़ा सेंट्रल जोन में भी बढ़ी है। हमें टीएसवी का इन्फेस्टेशन महाराष्ट्र में दिखने लगा है, एमपी में दिखने लगा है। वो उसके लिए एक अलग
टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर हम रिसर्च करेंगे, अगर हम इस पे मतलब ये एक वो है, ज़रूरत है कि अब ये भी एक क्रिटिकल स्ट्रेस हो गया और इसलिए इसके लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। पर सर अभी भी बहस है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे जब रिसर्च कर रहे थे तो लोगों के कई वीडियो कई पोस्ट ऐसी आ रही थी कि उन्होंने एक डेटा बताया कि जो सामान्य कॉपस से आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है उतना ही बीटी से भी हो रहा है। तो बीटी लगाने का क्या फ़ायदा है, इसको किस तरह से समझे सर? मैंने भी बहुत ऐसा डेटा देखा है जिसमें लोग कहते हैं कि बीटी कॉटन में तो हमें मान लीजिए 100 मिला और जो नॉन बीटी कॉटन या सामान्य कॉटन है उसमें हमें 120 मिला या 130 मिला। अब होता क्या है कि कॉटन प्लांट जो है वो उसकी ग्रोथ हैबिट पेरेनियल ग्रोथ हैबिट है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट है। वो अगर आप उसको पानी देते रहेंगे, खाद देते रहेंगे तो वो कभी पौधा मरेगा नहीं, वो चलता जाएगा। जो सामान्य कॉटन है उसमें क्या होता था, पहले भी होता था, हमारे किसान भाइयों को तो मालूम है ये, कि जैसे उन्होंने फसल लगाई उसमें या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या कीड़े का अटैक हो गया और उसकी फ्लावर्स और उसका जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो डैमेज हो गई। तो दोबारा क्योंकि ग्रोथ हैबिट इनडिटर्मिनेट है तो उसके बाद वो प्लांट और बढ़ेगा और नए फ्लावर्स और नई फ्रूटिंग बॉडीज़ आएंगी और उसमें फिर अगर कुछ स्ट्रेस नहीं आया तो उससे वहाँ उसको प्रोडक्शन मिलेगा। तो अगर हम जो सामान्य कॉटन है उसको लगाएं और उसको हम ख़त्म नहीं करें और उसे चलने दें तो हमें जैसे बीटी कॉटन तो 150, 160, कहीं साउथ सेंट्रल में 180 दिन में ख़त्म हो जाती है क्रॉप। लेकिन ये क्रॉप आप ज़्यादा 200, 210 दिन, 220 दिन तक ले सकते हैं। तो अगर आप उसे लेते रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके उससे मतलब ज़्यादा टाइम में आपको वो फसल मिल सकती है। लेकिन किसानों के लिए फसल जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, जिससे वो दूसरी फसल लगा सके। तो जो आप कह रहे हैं कि हम मैंने जो डेटा देखा है, जितना भी डेटा देखा है कि जिसमें उन्होंने दिखाया है कि बीटी कॉटन और सामान्य कॉटन में ज़्यादा आया है, उसमें इनवेरिएबली हमेशा सामान्य कॉटन का ड्यूरेशन कम से कम 2-3 महीने ज़्यादा का रहा है। अगर आप एक ही समय पे दोनों का प्रोडक्शन देखेंगे तो आपको हमेशा बीटी कॉटन में ज़्यादा मिलेगा। पर सर फिर सवाल उठता है, फिर एचटी बीटी कॉटन पे रोक क्यों लगा दी सरकार ने जब इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है? वो तो मेरे मन में भी सवाल है कि एचटी बीटी कॉटन पे सरकार ने क्यों रोक लगाई, क्योंकि एचटी जैसा आपको मालूम है हर्बिसाइड टॉलरेंस है और आज की डेट में जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या जो भी खेती से जुड़ा हुआ है उसे ये मालूम है कि फार्म लेबर की स्केर्सिटी है। या तो लेबर मिलता नहीं है और या लेबर इतना एक्सपेंसिव है कि वो उसकी किसान की लागत को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है और उसकी आमदनी को, नेट आमदनी को कम करता है। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे फार्मर को बहुत अच्छा वीड मैनेजमेंट मिलता है और जब उसको अच्छा जब वो खरपतवार अपनी को मैनेज करता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी खरपतवार को पूरा ख़त्म कर देती है और उस खेत में सिर्फ कपास के पौधे रहते हैं, तो जितना भी पानी और फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कपास के पौधों को मिलते हैं, उसकी पैदावार नेचुरली बढ़ती है। तो इसलिए एचटीबीटी कॉटन फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। फार्मर्स उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। आपने देखा, आपने सुना होगा, पेपर में भी आता है, आपको भी मालूम है कि जो मतलब पिछले 10 साल में अनअप्रूव्ड एचटीबीटी कॉटन पॉपुलर हो गया है और यहाँ तक जो हमारे इंडस्ट्री का एस्टीमेट है वो ये है कि पिछले साल कम से कम 25% कपास का एरिया इस अनअप्रूव्ड टेक्नोलॉजी में था। तो इतना बड़ा जब एडॉप्शन होता है तो वो अपने आप में ये दर्शाता है कि फार्मर के लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है और फार्मर अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि फार्मर को अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है जिससे उसका फ़ायदा होता है तो उसे वो अडॉप्ट करता है, उसे नहीं छोड़ता है। ये चीज़ मेरे हिसाब से सरकार को भी सोचना चाहिए
और उस पे ध्यान देना चाहिए कि फार्मर के लिए क्या अच्छा है, और वो टेक्नोलॉजी में जो फार्मर के लिए अच्छी चीज़ें, और उस टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ पूरा क्या कहते हैं जिसको रेगुलेटरी ट्रायल है, जो एनालिसिस है, बायोसेफ्टी इवैल्यूएशन है, वो सब हो चुका है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि उस टेक्नोलॉजी को सरकार जल्दी से जल्दी अप्रूव करे, जिससे हमारे किसान भाइयों को ऑथेंटिक सोर्स से वो सीड मिले, उनको अनअप्रूव्ड सोर्स से, जो कहते हैं ना कि ग्रे मार्केट से नहीं खरीदना पड़े, वो अच्छी कंपनी से अच्छी किस्मों में वो टेक्नोलॉजी उन्हें मिले और वो खरीदें और उसका फ़ायदा उठाएं। सब हम लोग ये जुलाई का ही महीना चल रहा है, अगर 2025 जुलाई में जाएं तो कृषि मंत्री ने कोयम्बटूर में एक सभा किया था, इसमें उन्होंने कपास को किस तरह से किया जाए, कपास किसानों के सुधारों की बात की थी। तो क्या वहाँ पर एचटीबीटी का मुद्दा उठाया गया था? बिल्कुल जी, मैं भी उस मीटिंग में था जो 10 जुलाई को कोयम्बटूर में हुई थी। मुझे भी सौभाग्य मिला था कि मैं वहाँ पूरे दिन था, और सिर्फ कृषि मंत्री नहीं, वहाँ पर हमारे कपड़ा मंत्री भी थे। तो हमारे माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर और माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों थे, और दोनों मंत्री सुबह से शाम तक उस गोष्ठी में रहे और उन्होंने सबकी बातें सुनी। क्योंकि कपास, जैसे मैंने कहा था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, एक ऐसे पॉइंट पर है कि वो हम उसे क्राइसिस सिचुएशन कह सकते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के थ्रू, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू होता है। किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप किसी एक इंडस्ट्री का अगर नाम लें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ये कंसर्न है कि हमारा कपास का प्रोडक्शन कम हो रहा है और उत्पादन कम हो रहा है, रॉ मटेरियल की कमी हो रही है, या तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, और इसीलिए दोनों मंत्री पूरे दिन वहाँ थे। वहाँ उस बैठक में नकवी साहब बीज किसान भी थे, बीज कंपनियाँ भी थीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग भी थे, जिनिंग इंडस्ट्री के लोग भी थे। मतलब जो कॉटन का पूरा वैल्यू चेन है, एंड टू एंड, वो उस सारे वैल्यू चेन वाले लोग वहाँ पर थे। एनजीओज़ भी थे, और सब ने जो दो बातें कहीं, जो सबके हर आदमी ने, मतलब सेक्टर ने अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपने अपने स्कोप के हिसाब से मंत्री जी के सामने अपने मुद्दे रखे थे। लेकिन दो मुद्दे उनमें ऐसे थे जो सबके प्रेजेंटेशंस में थे, और उसमें से एक मुद्दा ये था कि कपास का उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए इस पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। उसमें एक चीज़ थी कि एचटीबीटी कॉटन को लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे भी किसान भाई थे जिन्होंने खुद एचटीबीटी कॉटन लगाया था, और उन्होंने मंत्री जी को बताया कि उससे हमें फ़ायदा हुआ है और इसलिए आप इसको अप्रूव कीजिए, जिससे हम इसे रिलायबल कंपनी से और ऑथेंटिक चैनल के थ्रू हम इसको ख़रीद सकें। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी की बात हुई थी जो HDPS टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये है कि कुछ किस्में कपास की ऐसी हैं जिसको आप नज़दीक लगा सकते हैं, तो आपके खेत में नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से भी उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये दो टेक्नोलॉजीज़ का ज़िक्र हर सेक्टर के आदमी ने किया था, और उसमें कृषि मंत्री और कपड़ा मंत्री नहीं थे, उसमें महाराष्ट्र के भी कृषि मंत्री थे उस गोष्ठी में, और हरियाणा के भी कृषि मंत्री थे उस गोष्ठी में। तो ये बहुत अच्छी गोष्ठी थी, और वहाँ सबका रिकमेंडेशन मंत्री जी ने बहुत पेशेंस के साथ सुना, और वो कह के भी गए थे कि हाँ हम देखेंगे, और जो भी सरकार से हो सकता है वो कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाएगी। सब ये एक चर्चा है कि
HTBT मस्टर्ड पर रोक लगी थी और कॉटन गेहूं के साथ धान पिस गया कि उसका जी, तो मस्टर्ड जो है, आपकी बात सही है, मस्टर्ड में HTBT नहीं था। मस्टर्ड में तो जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब मस्टर्ड की जो GM मस्टर्ड जो सरकार ने अप्रूव किया था, मेरे ख्याल से 2021 में शायद या 20 में, मतलब हो गए उसे 4-5 साल हो गए शायद, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। उसमें ये था कि वो मस्टर्ड के हाइब्रिड्स उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना सकते हैं। और उस टेक्नोलॉजी में, मतलब अगर आप ज़्यादा डिटेल में साइंस लेवल पर जाएंगे तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए एक तरह से मार्कर उन्होंने हर्बिसाइड टॉलरेंस का यूज़ किया था। क्योंकि जब भी हम कोई GM टेक्नोलॉजी बनाते हैं, शुरू में रिसर्च करते हैं, तो हमें एक जो GM प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए एक इंडिकेटर चाहिए होता है जिसे हम मार्कर कहते हैं। तो वो इंडिकेटर या मार्कर जो है उसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस का उन्होंने यूज़ किया था। पर जो वो टेक्नोलॉजी है वो हर्बिसाइड टेक्नोलॉजी पर से नहीं है, वो तो हाइब्रिड बनाने की टेक्नोलॉजी है जिससे मस्टर्ड में भी हाइब्रिड बन सकें और ज़्यादा बन सकें, जिससे मस्टर्ड की मतलब प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ सके। लेकिन मस्टर्ड का जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के विरोध में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, और उस टेक्नोलॉजी के विरोध में भी जो कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस जब डिसाइड होगा तब मस्टर्ड पे फैसला होगा। लेकिन फिर भी मस्टर्ड और कॉटन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और ये केस भी बहुत अलग है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो सिर्फ ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो मस्टर्ड का अप्रूवल जो सरकार ने दिया था उस अप्रूवल को देने में सरकार ने पूरे नियमों का पालन किया या नहीं, पूरी जो इवैल्यूएशन जैसे जैसे करना था, जो एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है वो ठीक तरह से फॉलो हुआ या नहीं। सिर्फ इस चीज़ का डिसीजन जो उस पर जो एक बार पहले जो जजमेंट आया था वो स्प्लिट डिसीजन आया था। एक जज साहब ने कहा था कि सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है, एक जज साहिबा ने कहा था कि ये ठीक नहीं किया है, तो इसलिए अब लार्जर बेंच में केस है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजमेंट में ये नहीं कहा था कि HTBT को नहीं लाना चाहिए। डिसीजन जो स्प्लिट वर्डिक्ट था वो सिर्फ ये था कि सरकार ने पूरा प्रोसेस ठीक से फॉलो किया है, नियमानुसार इसका अप्रूवल हुआ है या नहीं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें क्योंकि HT एक इंडिकेटर है, इसलिए कॉटन में भी HT को नहीं आना चाहिए, जबकि वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और मेरे हिसाब से जो मस्टर्ड का इशू है, जो मस्टर्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में है वो बिल्कुल अलग है और कॉटन में HTBT टेक्नोलॉजी का केस बिल्कुल अलग है। तो सर दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से इश्यूज़ बेसिस पे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि कॉटन में HTBT टेक्नोलॉजी ही अप्रूव होना है और उसके फ़ायदे मैंने आपको बताए कि क्योंकि उससे उस किसान को लागत कम हो रही है, क्योंकि जो वीड्स हैं, खरपतवार जो है उसको मैनेज वो अच्छी तरह से कर पा रहा है, कम कीमत में मैनेज कर रहा है और पैदावार बढ़ रही है, इसीलिए वो अडॉप्ट कर रहा है। और इसीलिए 25% से ज़्यादा एरिया कॉटन का ऑलरेडी HTBT में पिछले साल था। सर ग्लाइफोसेट, इस पर बड़ा विवाद है कि वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये है ही सही है कि ये क्या है? तो बिल्कुल उस टेक्नोलॉजी में ग्लाइफोसेट ही हर्बिसाइड है जिससे वो वीड्स कंट्रोल होती हैं। तो और उसकी अगर मैं आपको साइंस एक मिनट लूँ साइंस बताने में, तो जो हम वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं वो
उनके 2-3 कैटेगरीज होते हैं। कुछ होते हैं जो ग्रासी वीड्स को कंट्रोल करते हैं, कुछ होते हैं जो ब्रॉड लीफ वीड्स को कंट्रोल करते हैं। ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसको हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं, जो हर तरह की वीड्स को कंट्रोल करता है। तो कॉटन में ये टेक्नोलॉजी जो जीएम टेक्नोलॉजी एचटी कॉटन में है, वो ये है कि कॉटन में एक ऐसी जीन डाली गई है जिससे ग्लाइफोसेट से कॉटन का पौधा नहीं मरेगा। तो इसलिए, और इसी से फार्मर को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब ये कॉटन की वो कपास की खेती करता है तो अपने खेत में वो जब ग्लाइफोसेट स्प्रे करता है तो कॉटन के पौधे को छोड़ के बाकी जितनी भी वीड्स हैं वो सब मर जाती हैं। तो इसलिए ये इसमें HTBT कॉटन में ग्लाइफोसेट का यूज़ होगा। लेकिन ग्लाइफोसेट एक सेफ वीडिसाइड है, ये सब जगह यूज़ हो रहा है, बहुत सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड है और सेफ हर्बिसाइड है। इंडिया में भी यूज़ हो रहा है। अभी कॉटन के लिए उसका क्लेम नहीं है, क्योंकि हर केमिकल को एक क्रॉप स्पेसिफिक क्लेम लेना होता है, तो कॉटन के लिए भी उसका क्लेम नहीं है। लेकिन ग्लाइफोसेट इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारे और एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है। साहब, आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे कि अगर HTBT कॉटन अप्रूव हो जाता है तो क्या कपास के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है, किसानों सुधार हो सकता है? बिल्कुल। HTBT कॉटन कपास में देखिए 2-3 बहुत बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हमको चाहिए जिससे हमारी पैदावार बहुत बढ़ेगी। तो एक टेक्नोलॉजी पूरी क्रांति नहीं लाएगी, लेकिन अगर हम 2-3 टेक्नोलॉजीज़ को मिल के आगे ले जाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत मतलब क्रांतिकारी वो होगा और उसमें क्रांति आएगी कपास के उत्पादन बढ़ाने में। मेरे हिसाब से उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो HTBT कॉटन है, क्योंकि उससे, जैसा मैंने कहा कि उससे वीड मैनेजमेंट अच्छा होगा और उससे पैदावार बढ़ेगी। दूसरा HTPS टेक्नोलॉजी है जिससे पैदावार बढ़ेगी उन क्षेत्रों में जहाँ पर, ख़ास तौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पर कॉटन की पैदावार कम है, क्योंकि सॉइल्स बहुत पुअर हैं, न्यूट्रिशनली मार्जिनल सॉइल्स हैं, बारिश ज़्यादा नहीं होती है। उन क्षेत्रों में HTPS टेक्नोलॉजी बहुत रेलेवेंट है और उसको उससे हमें पैदावार बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और तीसरी चीज़ जो एक आजकल पिंक बोलवर्म की समस्या आ गई है, तो पिंक बोलवर्म से मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 18-20% का लॉस हर साल कपास के प्रोडक्शन में इंडिया का हो रहा है। तो जब पिंक बोलवर्म की नई टेक्नोलॉजी आएगी, और नई टेक्नोलॉजीज़ पाइपलाइन में हैं, उनकी रेगुलेटरी ट्रायल्स हो रही हैं, उस स्पीड से नहीं हो रही हैं जिस स्पीड से होना चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और एक वो वहाँ पर हमें पोटेंशियल दिख रहा है कि अगर वो टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाएगी। तो ये 3 चीज़ें जब हम साथ लेके जाएंगे और जिस क्षेत्र में, जिस सिचुएशन में जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है वो वहाँ पर अपनानी चाहिए, और ये तीनों मिलके इसलिए कलेक्टिवली डेफिनेटली कपास में क्रांति लाएंगे। साहब, हम लोग एक ये भी समझना चाहेंगे कि हम लोग जिस तरह की एक मानसिकता है कि कोई चीज़ को जल्दी स्वीकार नहीं करते, पुरानी चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं। आप सीड्स पर इतने जीएम टेक्नोलॉजी पर, आप लोगों के लिए क्या चैलेंज आप लोग फेस करते हैं किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसके साथ क्या मिथ जोड़ दिया जाता है? जैसे कि हमने जब बात की तो लोगों ने इसको जोड़ दिया कि भाई इसमें केमिकल होता है, कि चीज़ केमिकल है जो शरीर के लिए ख़राब है। तो आप लोग क्या क्या मिथ्स इसके साथ जुड़े रहते हैं, इसको हम आज दूर कर दें ज़्यादा? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई भी, जैसा आपने कहा, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसका मतलब कुछ ऐसे नैरेटिव कभी कभी बन जाते हैं। और ये अभी की चीज़ नहीं, ये जब भाखड़ा नंगल डैम जब बना था तो कुछ किसान कहते थे कि अरे आपने तो इसमें से बिजली निकाल ली, अब ये पानी हमारी फसल के लिए क्या करेगा, क्योंकि इसकी सारी शक्ति तो निकल गई। तो ये सही है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी जो आती है, लेकिन हमारे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, वो ये है कि हमारे किसान भाई बहुत प्रोग्रेसिव हैं और उन्हें अगर कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो
तो वो उसे अपनाने में देर नहीं करते। और बीटी कॉटन का अडॉप्शन इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है कि मेरे ख्याल से 5 या 6 साल में अडॉप्शन 0 से बढ़ के और 85% हो गया था। और वो इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने उसका फ़ायदा देखा, उसकी गुणवत्ता देखी और उसे अडॉप्ट किया। और अभी जो हमने HTBT का जो जिक्र किया था, वो सरकार की तरफ से तो अवेलेबल नहीं है, किसी भी अच्छी कंपनी से वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वो ग्रे मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है अनअप्रूव टेक्नोलॉजी की, और किसान भाई हमारे उन्होंने देखा कि उससे फ़ायदा हो रहा है तो उन्हें अपनाना शुरू कर दिया है। तो और ये चीज़ सिर्फ यही नहीं, हमने और भी जगह अगर आप डेटा देखेंगे, चाहे वो आप चलिए अमेरिका की और कनाडा की बात छोड़ दीजिए, हम कहते हैं कि भाई वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के किसान और हमारे किसान का कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर किसान छोटे हैं, रिमोट एरियाज़ में से फ़िलीपींस है। फ़िलीपींस में वहाँ पर GM मेज़ 2004 में या 5 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और वहाँ भी यही देखा हमने कि 5-6 साल में एडॉप्शन 85% हो गया। साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर चाइना है, चाइना में तो बहुत छोटे छोटे किसान हैं। वहाँ जब GM कॉटन या BT कॉटन आई थी, वहाँ भी यही देखा कि 4-5 साल में बिल्कुल 80-90% अडॉप्शन हो गया। तो जो चीज़ किसान के लिए अच्छी है वो किसान अडॉप्ट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो नैरेटिव बनता है, वो नैरेटिव मेरे हिसाब से इन GM टेक्नोलॉजीज़ पे किसान भाई नहीं बनाते हैं। वो कुछ ऐसे लोग बनाते हैं जो खेती से या तो बहुत दूर हैं और या जानबूझ के ये समझना नहीं चाहते कि इसकी क्या अच्छाई है, किसान को क्या फ़ायदा होता है। किसान भाई तो बहुत अडेप्टेबल हैं और बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। सर, हम लोग भी कृषि के साथ काफ़ी टाइम से वक्त कर रहे हैं काम, तो ऐसे कृषि मंत्रालय के कई योजनाएं होती हैं, वो बताते हैं कि भाई सॉइल टेस्ट कराओ, उसमें देखो सब चीज़ें आपके किस तरह के लिए खेती के लिए ज़रूरी है चीज़ों में। तो ऐसे में सब तो टेस्ट कराता ही है किसान, उसमें फिर जगह GM टेक्नोलॉजी को यूज़ ना भी करे तो क्या नुकसान हो जाएगा और करने से उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो वही है, देखिए सारी चीज़ें खेती में तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। सॉइल का अपना बहुत बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें पानी की बहुत ज़रूरत है। आप अगर अपनी फसल में पानी नहीं देंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। अगर आप अपने फसल में जो बीमारी लगी है या जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हुआ है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो भी फसल का नुकसान होगा। तो उन चीज़ों का अपना महत्व है, अपना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 60-70% कंट्रीब्यूशन जो बीज में जो जेनेटिक्स है, जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, उसका होता है। अगर वो नहीं होगी तो बाकी चीज़ों का उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये इन अ वे बहुत सेंट्रल है आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सब एक आखिरी सवाल बस ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के ही ये सवाल है कि भाई देखिए, जो चीज़ अगर एक वक्त होता है हर चीज़ का, पैदावार का, जन्म लेने का, बच्चा भी 9 महीने लेता है, अगर कोई चीज़ जल्दी हो रही है और उसको हम लोग खाएंगे, इंसान की सेहत पर या इन सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। तो ये GM टेक्नोलॉजी इस पर क्या आप किस तरह से समझाएंगे, क्या करें? उसका मैं 2 तरह से आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि ये टेक्नोलॉजी अभी नई नहीं है, हम इसको नई टेक्नोलॉजी करके ज़रूर आज बात कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 30 साल पुरानी है। तो दूसरे कंट्रीज़ में, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, कनाडा हो, उन सब कंट्रीज़ में ये 90s, लेट 90s में 1996 और 2000 के बीच में लगभग सब कंट्रीज़ में ये अडॉप्ट हो गई थी। और ना सिर्फ कॉटन में बल्कि सोयाबीन में भी है और कपास में भी है। तो मक्का, सोयाबीन और कपास, ये 3 क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें GM टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के बाहर करीब 25-30 साल से यूज़ हो रही है। फार्मर्स लगा रहे हैं, फार्मर्स उसका फ़ायदा ले रहे हैं।
और वहाँ पर ये ऑलरेडी फूड और फीड चेन में है। तो 30 साल में आज तक इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट नहीं है। और जो हमें बल्कि पॉजिटिव उससे कहना चाहिए कि हमारे पास इसका 25-30 साल की हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्लोबल सिनेरियो। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में बीटी कॉटन को आज मेरे ख्याल से 24-25 साल हो गए, 2002 में अप्रूव हुआ था। जो कपास है, आपको तो मालूम है कि जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर कॉटन ऑयल जो बीटी कपास से निकल रहा है वो एडिबल ऑयल है। वहाँ पर बहुत कॉमन है ये कुकिंग मीडियम जो इसका तेल यूज़ होता है। जो खली है कपास की वो जानवरों को खिलाई जाती है, कैटल फीड में यूज़ होती है, प्रोटीन सोर्स में। तो बीटी कॉटन का ऑयल और बीटी कॉटन का डी ऑयल्ड केक जो बिनोला है वो तो ऑलरेडी हमारे फूड और फीड चेन में है 25 साल से, और हमारा अपना हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज़ है। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजीज़, ऐसा कहना कि इन टेक्नोलॉजीज़ का कोई हमारी सेहत पे असर पड़ेगा या हमारे पर्यावरण पे असर पड़ेगा, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और ये टेक्नोलॉजी तभी अप्रूव होती है जब पूरा बायोसेफ्टी इवैल्यूएशन हो जाए। बायोसेफ्टी इवैल्यूएशन में देखते हैं कि फूड एंड फीड सेफ्टी, तो जब वो सेफ़ होती है तभी उसको अप्रूव किया जाता है। फिर देखते हैं एनवायरनमेंट सेफ्टी, जब ये एनवायरमेंटली सेफ़ होती है, मतलब उसमें ये देखते हैं चाहे वो फूड एंड फीड सेफ्टी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट सेफ्टी हो, कि जीएम और नॉन जीएम बिल्कुल एक से हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब ये एस्टैब्लिश हो जाता है, और सरकार की बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है, बहुत कमिटीज़ हैं जो इसको इवैल्यूएट करती हैं, और जब इवैल्यूएशन होता है तभी इसको अप्रूवल मिलता है। तो ये जब टेक्नोलॉजी निकलती है, अप्रूव होती है, तो ये सारे टेस्ट कंप्लीट होकर निकलती है। सब अब आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए क्या चैलेंज है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आने वाले वक्त में एक तो मेरे हिसाब से हमारा देश का चैलेंज है, जैसे आपने भी कहा था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या कुछ फसलों में हमें उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट को सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। तो अगर सब उन फसलों में हमें आत्मनिर्भर होना है तो हमें ये नई टेक्नोलॉजीज़ लाना चाहिए। तो उसके लिए एक सरकार का फुल कमिटमेंट होना चाहिए कि ये नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये तो एक ऑप्शन है। देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए 3-4 चीज़ें रहती हैं, ऑप्शंस रहते हैं, और उन सब को कलेक्टिवली हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमें उन सब का सिनर्जिस्टिक फ़ायदा मिले। और हमारे हिसाब से, मतलब बीज कंपनियों के हिसाब से जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम ये चाहेंगे कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को हम जल्दी से जल्दी आगे लेके जा सकें। तो जैसे मैंने कहा था कि पिंक बोलवर्म की टेक्नोलॉजी है, 2 या 3 इंडियन कंपनीज़ हैं, एक्चुअली 3 इंडियन कंपनीज़ हैं जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उसे आगे लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं आगे ले जा पा रहे जितनी तेज़ी से ले जा सकते हैं। तो वो हम चाहेंगे कि वो जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो एफिशिएंट हो, वो साइंस बेस्ड हो, जिससे जल्दी से जल्दी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, उसका विश्लेषण हो सके और वो किसान भाइयों तक पहुंच सके। सर, बस ये यूथ लोग देखते हैं, यंग जनरेशन होती है, डिजिटल के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग किस तरह से कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं और किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? तो जो यंग लोग हैं वो तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो मैंने आपको बताई। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। हमको सोशल मीडिया से जब हम इन्फॉर्मेशन देखें तो एक तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो लोग नई टेक्नोलॉजीज़ बाहर किसानों के लिए क्या क्या अवेलेबल है और उससे कैसे फ़ायदा हुआ है, किसान को कैसे फ़ायदा हुआ है, देश के उत्पादन, देश में उन देशों में उत्पादन कितना बढ़ा है, उसका क्या फ़ायदा हुआ है, वो देखें। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, सोशल मीडिया में सब तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
तो जो इस टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जब इंफॉर्मेशन हम देखें तो हम ये ध्यान रखें कि ये इसका सोर्स क्या है, और क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए अगर हम ऑथेंटिक क्रेडिबल साइंटिफिक सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको पढ़ेंगे तो हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर कोई ऐसा आदमी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, क्रेडिबिलिटी रिलेटेड टू नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी, वो डाउटफुल है, क्योंकि आजकल तो सब लोग बोलते हैं सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज़ को, किस सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो ओवरवेलमिंगली आपको मिलेगा कि इसकी ये टेक्नोलॉजी अच्छी। और ये एक मतलब टाइम ले रहा हूँ मैं, लेकिन एक ये साइंटिफिक स्टडी भी हो चुकी है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कराई थी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसर्च पेपर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका उन्होंने एक मेटा एनालिसिस किया था। और उस एनालिसिस में उन्होंने यही देखा कि शायद उन्होंने पता नहीं 9,000 या 10,000 कुछ रिसर्च पेपर्स को पूरा स्कैन किया था कि ओवरवेलमिंगली शायद 90% या 95% जो रिसर्च पेपर्स थे वो यही कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी बहुत सेफ़ है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इससे फ़ायदा होगा और ये किसानों के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझा दिया। और मैं आपसे भी कहूँगा अगर इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दें, हम सर को भेजेंगे और उसके जवाब भी आपको देंगे। तो इस तरह की चर्चा के लिए दास स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।